अच्छा, अब मैं चलता हूँ कजरी। आज जब आप बाजार से घर वापस लौटो तो मेरे लिए कान के झुमके लेकर आना, ठीक है? उस मंजरी की तरह कान के झुमके पहनकर आज नदी किनारे बहुत इतरा रही थी। मुझे उससे भी अच्छे झुमके चाहिए। आप रोज कहते हो कि लेकर आऊंगा, मगर आज तक नहीं लेकर आए। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके ये मटके तैयार करता हूँ और ये सभी मटकों को दूर दूर के गांव तक जाकर बेचता हूँ। भाग्यवान मटकों को बेचकर मेरी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती, केवल इतना कमा पाता हूँ कि जिससे अपना घर चल सके। भाग्यवान, ऐसे में सोने के झुमके मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? अगर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? बताओ क्यों की तुमने मुझसे शादी? आज मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए। बस आज अगर झुमके तुम नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ मैं न अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, न ही कुछ अच्छा खा पा रही हूँ। जिंदगी पूरी नरक बना के रखी है। आज कजरी को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? ये औरत समझती क्यों नहीं है? मटके ले लो मटके, मटके वाला, मटके ले लो मटके, मटके वाला। इसी तरह हरी गली गली घूमकर अपने मटके बेचता है, मगर हरी का एक मटका भी नहीं बिकता। और फिर वह एक नदी किनारे बैठ जाता है। आज तो मेरा एक मटका तक नहीं बिका, सुबह से एक पैसा तक हाथ में नहीं आया, तो फिर भाग्यवान को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? अगर घर में बिगर झुमके लिए गया तो आज कजरी गुस्सा करेगी और दिन ब दिन भाग्यवान का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता जो कजरी के सभी शौक पूरे कर सकूं। कजरी को तो हर चीज का लालच है, लालच। नदी में से एक जलपरी बाहर आती है, जिसे देख हरी चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी? डरो मत हरी, मैं जलदेवी हूँ। क्या जलदेवी? हाँ जलदेवी, जो कोई भी नदी किनारे अपना दुख रोता है मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी कुछ दिनों से सोने के झुमकों की जिद कर रही है, अगर वो मिल जाते तो अच्छा होता। हरी, जैसा तुमने चाहा था, सोने के झुमके वो तुम्हारे मटके की टोकरी में चला गया है। तुम देखो हरी। ठीक है हरी, मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अगर तुम्हें जब जरूरत हो मुझे इसी किनारे पर आकर जोर से पुकारना। जलदेवी कहकर वो जलदेवी गायब हो जाती है और हरी खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगता है। कजरी, ये लो सोने के झुमके। आज मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके लेकर आया हूँ। कजरी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ जब मैं नदी किनारे बैठा था? अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी? डरो मत हरी, मैं जलदेवी हूँ। क्या जलदेवी? हाँ जलदेवी, जो कोई भी नदी किनारे अपना दुख रोता है मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। कितने बेवकूफ हो आप, इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया और ये सोने के झुमके नाचते नाचते लेकर आ रहे हो। क्यों, मैं बेवकूफ क्यों हूँ? जलदेवी ने मुझे ये सोने के झुमके ही दिए और मैंने जलदेवी से सोने के झुमके ही मांगे थे तुम्हारे लिए। भाग्यवान, कितने बेवकूफ हो आप में बुद्धि नाम की कोई चीज है या नहीं? जल्दी से जाइए अभी और जाकर वो जलदेवी से कहिए कि मुझे सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए, ढेर सारे। कजरी, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तुमसे जितना कहा है केवल उतना करो, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हरी अपनी पत्नी की बातों के अनुसार वही जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरी की आवाज सुनकर वही जलदेवी आती है। कहो हरी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जलदेवी, मेरी कजरी की इच्छा है कि उसे ये सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए। क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं दे सकती हूँ हरी, मगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भरेगा। इसका मतलब तुम मुझे गहने नहीं दे सकती हो जलदेवी? नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, ये जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना।
जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। ठीक है देवी माँ, अब मैं चलता हूँ। हरी देवी से मिट्टी लेकर अपने घर की ओर आता है। कहाँ है गहने, बताओ ना कहाँ है? भाग्यवान जल देवी ने मुझे गहने नहीं, ये मिट्टी दी है। क्या गहने नहीं दिए और ये मिट्टी दी है? इस मिट्टी का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी है। जादुई मिट्टी? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान जल देवी ने कहा है। मैं तुम्हें गहने नहीं, ये जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। इसका मतलब हम कुछ भी कहेंगे वो वस्तु इन मिट्टी के मटकों में आ जाएगी। ठीक है, तुम जल्दी से इस मिट्टी के सारे मटके बनाओ। अरे भाग्यवान, मैं सुबह से मटके बेच रहा हूँ, मुझे कुछ खा पी तो लेने दो, उसके बाद मैं इस मिट्टी के मटके बना दूंगा। नहीं खाना, बाद में खाना, पहले तुम मटके तैयार करो जल्दी से। ठीक है, करता हूँ। जल्दी से मिट्टी के मटके बनाता है और जादुई मिट्टी से मटके तैयार होते हैं। ठीक है, अब इन मटके को घर के भीतर लेकर जाओ। हरी सभी मटके को अपने घर के भीतर ले आता है। भाग्यवान, हम इन मटकों से क्या मांगे? हम इन मटकों से ढेर सारे गहने मांग लेते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें गहनों के अलावा और कुछ दिखता है? तुम चुप रहो, गहने मांगते हो या नहीं? इन सभी मटकों में ढेर सारे सोने के गहने आ जा। और देखते ही देखते पांचों मटकों में ढेर सारे गहने आ जाते हैं। देखो भाग्यवान, कितने सारे सोने के गहने। हाँ जी, इतने सारे गहने, लेकिन यह पांचवा घड़ा गहनों से आधा क्यों भरा है? अरे भाग्यवान, तुम वो आधे मटके की बात कर रही हो। अगर वही आधा मटका हमें मिल जाता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते, मगर हमारे पास 5-5 सोने से भरे मटके हैं भाग्यवान। ठीक है, मगर इस वक्त केवल मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं कैसे भी करके यह पांचवा घड़ा पूरा भर कर ही रहूंगी। नहीं, ये पांचवा घड़ा जब तक खाली रहेगा, जब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मुझे इस घड़े को भरना ही होगा। अरे सुनो जी, उठो, कितनी देर हो गई? सुबह हो गई है, चलो उठो अब। क्या हुआ भाग्यवान, अब मुझे चैन से सोने तो दो, थोड़ी देर बाद उठता हूँ। आप मेरी बात सुनते हो? आज आप बस आखिरी बार वो जलदेवी से मांग लीजिए, फिर मैं कभी भी उस जलदेवी को तंग नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें सब तो मिल गया। बस वो पांचवा घड़ा जो गहनों से आधा भरा है उसे पूरा करना बस। भाग्यवान, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम जाते हो या नहीं? मैं वादा करती हूँ, ये बस मेरी आखिरी इच्छा है। कजरी की बात सुनते ही हरी जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरी की बात सुनकर जलदेवी आती है। कहो हरी, आज फिर मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहो, मैं तुम्हारी अब क्या मदद कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हारी कजरी क्या चाहती है? जलदेवी, कजरी चाहती है कि उसका 5वां घड़ा भी गहनों से पूरा भर जाए। तुम्हारी कजरी की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना, कजरी के जो मन में लालच है वो उसके चेहरे पर आ जाएगा। तुम घर जाओ हरी, तुम्हारी कजरी का 5वां मटका भरने की इच्छा पूरी हो गई। अरे बाप रे बाप, कजरी, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? क्या बताऊं जी, अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरे चेहरे पर इतने सारे फोड़े हो गए। अब क्या होगा कजरी? मैंने जलदेवी से कहा कि अब ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कजरी, ये सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने का परिणाम है जो तुम्हारे चेहरे पर आया। ऐसा मत कहिए जी, मुझे पहले की तरह कर दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए सोने के भरे मटके, बस मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी। चलो अब जल्दी से मेरे साथ जलदेवी के पास चलो। जलदेवी के पास जाकर विनती करते हैं, अब जल्दी चलो। जलदेवी, ओ जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं आखिरी बार मांगने आया हूँ। जलदेवी, कृपया करके मेरे सम्मुख आइए। जलदेवी, अभी तक मैंने सब कुछ केवल कजरी के लिए ही मांगा है,
पर इस बार मैं स्वयं अपने लिए मांगता हूँ। हरि की बात सुनकर जल देवी आती है। जल देवी, इस बार इतने समय से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। तुम मुझे पहले तुम्हारी कजरी के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब कजरी के लिए नहीं आऊंगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए मुझे पुकारा तो मैं यहाँ चली आई। कहो हरि, तुम क्या चाहते हो? जल देवी, अब मेरी कजरी की अक्ल ठिकाने आ गई है। वो वादा करती है कि अब आगे से बिल्कुल लालच नहीं करेगी। मैं तो बस केवल आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी कजरी पहले की तरह वापस हो जाए। हरि, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। जल देवी के जादू करते ही हरि की पत्नी की सूरत सुधर जाती है। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से बसंतपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। पिंकी और चिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता पिंकी और चिंकी को स्कूल काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे लता घर के सारे काम करने के बाद हेमलता को सजाने में मदद करती है। हेमलता और लता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें आज शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार चिंकी, यह घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। पिंकी और चिंकी की बातें शिवम सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो पिंकी और चिंकी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम पे कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। वह पिंकी और चिंकी दोनों को शिवम की बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज सुनकर हेमलता कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पिंकी और चिंकी हेमलता की आवाज सुनकर जग जाते हैं। लता भी हेमलता की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ,
कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकाल। हेमलता लता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब घनश्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप, घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लता फिर से अपनी मालकिन हेमलता के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर लता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर लता वहीं रुक जाती है। पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। पकोड़े बनाने तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर पहुँच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूर तो है। तुम पकोड़ा बना लोगी। क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ, सब मुझे कई तरह के पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे लता पकोड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने पकोड़े सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 300 रुपए लेकर लता सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है। वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुँचकर लता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। चिंकी, पिंकी, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में घनश्याम भी वहाँ आ जाता है और लता घनश्याम को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लता पकोड़े बनाती है। लता के बने हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। लता के बने हुए पकोड़े खाकर ग्राहक पकोड़े की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े लगा दो। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के पकोड़े की तारीफ को सुनकर लता से कहता है, लता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकोड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़े में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे रमेश के आज के पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकोड़ों की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकोड़ों का मजा लेंगे और हमारे पकोड़े की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे रमेश के आज भी सारे पकोड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं।
शाम के समय जब लता घर वापस आती है और वह चिंकी और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता अंदर आ जाती है। अरे चिंकी और पिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह लता काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये ऐसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। लता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी लता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वह दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घनश्याम भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला। बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। लता के बने हुए पकौड़ों की वजह से रमेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर लता की तनख्वाह बढ़ा देता है।